हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं भूमिका और संविधान का सार होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में हम एक परिभाषा के तौर पर देखें तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले यह अमेरिका के संविधान में अवस्थित थी और 42वें संविधान संशोधन में इसमें 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होती है। महान न्यायवादी N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना के तत्व। नंबर 1 है अधिकार का स्रोत भारत की जनता होगी। सेकंड है यह बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। थर्ड वन है न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। नेक्स्ट वन है 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। प्रस्तावना के मुख्य शब्द। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो इसके प्रमुख मुख्य शब्द है। संप्रभुता, इसका अर्थ क्या है? मतलब न तो भारत किसी अन्य देश पर निर्भर होगा और न ही किसी का डोमिनियन, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट वन है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इस शब्द को शामिल किया गया। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करने से है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति 1991 में ने समाजवाद को थोड़ा लचीला बना दिया। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष।
42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और इन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट वन है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करें। यह स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रत्यक्ष के 4 औजार होते हैं, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमंत्र संग्रह। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में शक्ति होगी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। विधायिका के प्रति कार्यकारी उत्तरदायी और हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र में स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व का मान्यता दी गई है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं गणतंत्र। यह शब्द ब्रिटेन, अमेरिका, यह दो भागों में है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही जो शब्द होता है वह ब्रिटेन से लिया गया है और गणतंत्र शब्द जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राजशाही जो होता है वह राजा या रानी होता है और गणतंत्र होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए एक चुनाव के द्वारा जो प्रत्याशी चुन के लाया जाता है। प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और 5 वर्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। गणतंत्र के अर्थ में दो बातें शामिल की जाती है। फर्स्ट वन है राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में होगी। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। नेक्स्ट है न्याय। यह शब्द रूसी क्रांति से लिया गया है। इसमें 3 रूप निहित होते हैं। फर्स्ट वन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक में जाति, रंग, धर्म, लिंग के बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। आय, सेकंड वन है आर्थिक। इसके अंतर्गत आय संपत्ति की असमानता को दूर करना। फिर है राजनीतिक, सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति से लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है नहीं है कि कोई कुछ भी करने का लाइसेंस ले ले, बल्कि कुछ सीमाएं भी होती है। बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है।
भाईचारे की भावना को बनाए रखना। एकल नागरिकता का भाईचारे की भावना को प्रकट करती है। मौलिक कर्तव्य भी भाईचारे को प्रोत्साहित करते हैं और बंधुत्व के दो आयाम होते हैं। बंधुत्व के दो आयाम हैं। व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन शब्दों को शामिल किया गया। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी बंधुत्व की भावना का वर्णन किया गया है। शब्द है समता। समता शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध किया गया है। समता के 3 आयाम होते हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख जो संविधान का आधार है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है। संविधान का सबसे सम्मानित भाग संविधान की आत्मा होती है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना बेरुबारी में कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीय मामले में 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। 2 उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार है: न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत, न तो शक्ति पर पाबंद लगाएगी, और गैर न्यायिक प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। आर्टिकल 368 संशोधन के जरिए इसकी मूलभूत विशेषताओं में बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि 42वें संशोधन 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। मैं आशा करता हूँ कि आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूलभूत समीकरण समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।